हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा इंडेस कौन सा 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, जिसमें अब तक हमारा एक क्लास हुआ है। तो सर हमने पहले रिवाइज कर लेना है क्या कि जो लास्ट क्लास में हुआ था और फिर आगे बढ़ेंगे। सर लास्ट क्लास में क्या हुआ था, सिंपली हमने जाना था कि बिजनेस कॉम्बिनेशन कब होता है। तो अगर आप मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी का एसेट्स और लायबिलिटीज एक्वायर कर लेता है तो हम उसे कहते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। ओके, वो जो मर्जर अमलगमेशन था वो सब बिजनेस कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में आया। प्लस अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी पर क्या कर ले, कंट्रोल एक्वायर कर ले। कैसे? इक्विटी इंटरेस्ट खरीद कर, इक्विटी शेयर्स खरीद कर। कंट्रोल कैसे आएगा? मोर देन 50% आपको शेयर्स खरीदने होंगे, तो ये भी बिजनेस कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में आएगा। फिर हमने क्या जाना था सर? फिर हमने ये जाना था अगर 50% से ज्यादा स्टेक खरीदा जाता है तो एक हो गई पेरेंट, दूसरी हो गई है सब्सिडियरी। तो पेरेंट कंपनी की बुक्स में क्या होगा सर? पेरेंट कंपनी की बुक्स में वो अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाएगी। उसमें तो नॉर्मल एंट्री जाएगा कि इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडियरी कंपनी टू पीसी में जो भी आप दे रहे हो वो आ जाएगा। लेकिन हाँ, जो सीएफएस बनाया जाएगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा, सर उसको सीएफएस भी बनाना है, बिल्कुल सीएफएस बनाना है। सब्सिडी कंपनी के डेटा को मर्ज करते हुए कब? एक्विजिशन डेट को भी बनाना है और हर साल के एंड में भी बनाना है। तो जो एक्विजिशन डेट को बनाना है वो पढ़ा जाएगा इंडेस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन में, और जो हर साल के एंड में बनाना होगा वो आएगा इंडेस 110 के अंदर। सब्सिडी कंपनी की अकाउंटिंग यहाँ पे कुछ भी होगी भी नहीं और यहाँ पे डिस्कशन भी नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद सर एक्वायरिंग ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बिल्कुल ये भी एक बिजनेस कॉम्बिनेशन का तरीका होता है कि सारी एसेट्स और लायबिलिटीज ही आप खरीद लें। अब सारी अगर एसेट्स और लायबिलिटीज ही अगर आप खरीद लेते हैं तो भैया वो जो कंपनी है जिसकी एसेट्स और लायबिलिटीज आपने खरीदी उसका बिजनेस बंद, खत्म, ठीक है ना। तो भैया अब अगर खत्म हो रहा है तो उसकी बुक्स क्लोज करने की एंट्री होगी, वो भी इंडेस 103 में डिस्कस नहीं की गई है क्योंकि इंडेस 103 में एक्विजिशन मेथड फॉलो किया गया है और एक्वायरर कंपनी की बुक्स में हमको ट्रीटमेंट बताया गया है। तो परचेजिंग कंपनी की बुक्स यस इंडेस 103 के अंदर कवर होगी। एसएफएस और सीएफएस बनाना होगा, कोई अलग अलग नहीं है। जो एसएफएस है वही सीएफएस है, जो सीएफएस है वही एसएफएस है। क्यों? क्योंकि अब डेटा मर्ज करके तो बनाने जैसा कुछ रहा ही नहीं, वेंडर कंपनी तो खुद इसमें आके मिक्स हो गई है। ओके, उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज मर्ज हो चुकी हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। बिल्कुल सर। फिर बिजनेस की डेफिनेशन देखी थी का बिजनेस के अंदर क्या है सर? इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज है एंड एसेट्स है दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग conducted and managed for the purpose of providing goods or services to the customer, generating investment income or other operating income. क्लियर है? बिल्कुल सर। एलिमेंट्स क्या क्या बिजनेस के? आईपीओ होना चाहिए, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। डन। फिर हमने एसेट एक्विजिशन देखा था, बोला था कि अगर आप बिजनेस एक्वायर नहीं कर रहे हो, सिंपली वन एसेट और वन और मोर एसेट्स एक्वायर कर रहे हो, तो आपको सिंपली क्या करना होगा? उन एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा एट कॉस्ट। सर हमने उसके लिए जो पे किया है और जो उनकी कॉस्ट है वो अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो आप सिंपली आप ये देखिए जो पे किया, एक्चुअली जो पे किया वही उसकी कॉस्ट है, राइट? तो जो पे किया उसी कॉस्ट को आपको क्या करना होगा? मोर देन वन एसेट्स में अलोकेट करना होगा, उन एसेट्स की फेयर वैल्यू के रेशियो में। ओके सर। एसेट एक्वायर के टाइम में कोई खर्चा वर्चा हुआ तो उसको भी कैपिटलाइज कर देना, उस पर्टिकुलर एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना। कोई गुडविल और गेन ऑन बार्गेन अराइज नहीं होने वाला है। डीटीएल भी अपने को एडजस्ट नहीं करने हैं स्टार्टिंग में। ओके सर। फिर हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन की 6 स्टेप देखी थी, कौन कौन सी थी? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना एक्वायरर को, फिर पता लगाना एक्विजिशन डेट। तीसरा नंबर पे हमने याद है एम लिमिटेड की एसेट्स पीसी देखा था। तीसरा नंबर पे हमने पीसी देखा कि कैश बैंक था, इक्विटी शेयर्स दे रहे हो क्या, डिवेंचर्स दे रहे हो क्या, डेफर्ड कंसिडरेशन है क्या, कोई कंटीजेंट कंसिडरेशन है क्या, एसबीपी प्लान रिप्लेस कर रहे हो क्या। तो ये सब बातें हमने की थी। अच्छा, फिर फोर्थ नंबर स्टेप पे क्या देखा था सर? फोर्थ नंबर स्टेप पे देखो सर, कॉमर्स एजुकेटर की हमने नेट एसेट्स देखी थी। एसेट्स की फेयर वैल्यू कितनी है, लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू कितनी है, और अब नेट एसेट कितना है? 4 करोड़। फिफ्थ नंबर स्टेप पे हमने एनसीआई देखा था, जो कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में नहीं था क्योंकि हमने 100% एक्वायर कर लिया। भैया अगर 100% एक्वायर कर लेंगे दैट मींस नो एनसीआई, सारा का सारा कंट्रोल तो एम का है। कंट्रोल तो 50% से ज्यादा होने पर ही हम ये कहेंगे कि भैया सारा कंट्रोल किसका है? एम। ऐसे कभी नहीं कहा जाता 60% अगर एम ने एक्वायर किया है तो 60% कंट्रोल उसका है और 40% कंट्रोल इसका है। नो, कंट्रोल कंप्लीट ही होता है, या तो होगा तो पूरा होगा या फिर नहीं होगा। तो कंट्रोल किसका है सर? कंट्रोल एम का है। कंट्रोल एम का है। हाँ, स्टेक होल्डिंग अलग अलग हो सकती है। अगर 80% स्टेक होल्डिंग एम लिमिटेड के पास है तो 20% स्टेक होल्डिंग, शेयर होल्डिंग किसके पास हो सकती है? अदर्स के पास हो सकती है। वो अदर्स ही क्या कहलाते हैं? नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। और उन्हीं नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स का उस
पर्टिकुलर कंपनी में कितना अमाउंट शेयरिंग में बनता है वही नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है, देखेंगे। और स्टेप नंबर 6 क्या होता है सर, पीसी को नेट एसेट से कंपेयर कर लो, दैट इज गुडविल और गेन ऑन बार्गेन। अगर आपने ज्यादा पे किया है तो गुडविल अराइज होगा, और अगर आपने कम पे किया है तो गेन ऑन बार्गेन अराइज होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में सर क्या अराइज होता है, गुडविल ही अराइज होता है, गुडविल ही अराइज होता है। चलिए आगे देखते हैं, स्टेप नंबर 1 से शुरू करते हैं। सो स्टेप नंबर 1 क्या है, सिंपल है, आइडेंटिफाई द एक्वायरर। बड़ा आसान होता है ना, एक्वायरर का पता लगाना बहुत आसान होता है। एक्वायरर इज द एंटिटी हु ऑब्टेन कंट्रोल ओवर द एक्वायरी। क्वेश्चन लिख के देगा भैया इस कंपनी ने इस कंपनी में शेयर एक्वायर किए, तो पता चल जाता है भैया जिसने एक्वायर किए वो एक्वायरर है। लेकिन क्या होता है, लेकिन हाँ जनरली कौन होता है सर, ये जो कंसिडरेशन इश्यू करता है। लेकिन एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस है, एक्सेप्शन कह दीजिए, दैट इज रिवर्स एक्विजिशन। सर रिवर्स एक्विजिशन क्या होता है, रिवर्स एक्विजिशन होता है भैया गए थे, क्या गए थे, गए थे, थोड़ा हिंदी ऐसे कम लिखते हैं ना हम लोग, तो गए थे चौबे जी, चौबे जी छबे जी बनने, छबे जी बनने और दुबे जी बनकर आ गए, और दुबे जी बनकर आ गए। ओके सर, ये क्या है आगे देखेंगे, अभी नहीं, अभी बस इतना सा समझ लो भैया। यहां पर क्या होता है, जो एक्वायर करने वाली कंपनी है, मतलब जो कंट्रोल एक्वायर करने की जो कंसिडरेशन इश्यू कर रही है, वही कंपनी एक्वायरर नहीं, वही कंपनी एक्वायरी बन रही है। कैसे होगा क्या होगा वो सब बाद में बातें करेंगे, सस्पेंस है ना, सस्पेंस सब बना के रखते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली तो क्या होता है, जिसने कंट्रोल एक्वायर किया है, जो पीसी इश्यू कर रहा है वो एक्वायरर होता है। लेकिन रिवर्स एक्विजिशन एक ऐसा केस है जहां पर गए थे चौबे जी छबे जी बनने के लिए और दुबे जी बनकर आ गए हैं। ओके सर, कोई चौबे जी छबे जी दुबे जी हो ना तो ऐसा बुरा मत माना, सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए। ओके, डिटरमाइन द डेट ऑफ एक्विजिशन, डिटरमाइनिंग द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब बात आती है कि भैया आपने एक्वायरर तो पता कर लिया, एक्विजिशन डेट पता करूं। एक्विजिशन डेट इंपॉर्टेंट क्यों है सर, उसी दिन तो सीएफएस बनाना है, उसी दिन के लिए तो हम इंड AS 103 पढ़ रहे हैं। तो किस दिन एक्वायर किया गया वो डेट क्या होगी सर, जिस दिन एक्वायरर ने कंट्रोल को ऑब्टेन किया, ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ द एक्वायरी, वही एक्विजिशन डेट होगा। द एक्विजिशन डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंटिंग बिकॉज इट डिटरमाइन when the acquirer recognizes and measure the consideration, the asset acquired and liabilities assumed। मतलब इसी दिन तो पीसी को आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, इसी दिन आप अपनी बुक्स में नेट एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। नेट एसेट मतलब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ही, नेट एसेट तो होता है बट प्रॉपर हमको एसेट्स और लाइबिलिटीज ही रिकॉर्ड करना होता है। ओके सर, द डेट ऑन विच द एक्वायरर ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ द एक्वायरी इज जनरली द डेट on which the acquirer legally transferred the consideration, acquired the assets and liabilities and assume the liabilities of the acquiree, the closing date। उसको नाम हमने यहाँ पे closing date दे दिया रेफरेंस के लिए, रेफरेंस के तौर पर। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि क्लोजिंग डेट मतलब बैलेंस शीट सर एंड पे पहुंच गए क्या, नहीं नहीं, क्लोजिंग डेट सिर्फ क्या है, उसको नाम दिया, एक्विजिशन डेट को यहाँ पे प्यार से क्लोजिंग डेट बोल दिया कि भी ऐसा मामला दफा दफा हो रहा है, देखो सारा डील हो गया है, इतना पीसी देना है, लीगली ट्रांसफर हो गया, इतना एसेट्स और लायबिलिटीज हमको लेना है, खत्म बात। तो ये लीगली जब सेटल हो जाए दैट इज एक्विजिशन डेट। हाउएवर द एक्वायरर माइट ऑब्टेन कंट्रोल ऑन अ डेट दैट इज आइदर अर्लियर और लेटर देन द क्लोजिंग डेट। जरूरी नहीं है कि वो डेट जो क्लोजिंग डेट हमने डिसाइड किया भैया इस दिन हम अपनी लीगली ट्रांसफर कर रहे हैं कंसिडरेशन को, या एसेट्स और लायबिलिटीज हम एज्यूम कर रहे हैं कि भैया इतना एसेट और लायबिलिटी हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करें, कोई जरूरी नहीं है कि एक्विजिशन डेट वही। Acquirer might obtain control on a date that is earlier or later than the closing date. For example, the acquisition date precedes the closing date if a written agreement provides that the acquirer obtain control of acquiry on a date before the closing date। सारे तामझाम बाद में हो रहे हैं, एसेट लायबिलिटीज वगैरह सब एज्यूम की जा रही है बाद में, है ना, और सब मतलब हमारे बीच में अभी भी बातें चल रही है। लेकिन पहले क्या हो गया, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, लीगली डॉक्यूमेंट हो गया, मैंने कंट्रोल ले लिया, आप तो समझो बस। वो हम सब बातें पीसी आप बात कर लेंगे, आपको अच्छा पैसा दे दूंगा, टेंशन नहीं, आपको अच्छा पैसा दे दूंगा जो भी आपकी एसेट होगी, तो कंट्रोल बस मुझे दे दो।
तो कंट्रोल पहले ही ट्रांसफर हो गया रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू, तो रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू हो सकता है कि कंट्रोल पहले भी ट्रांसफर हो सकता है। नोट करना, क्या नोट करें, इफ एनी गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्विजिशन, कहा कि ये एक्विजिशन बिना गवर्नमेंट अप्रूवल से नहीं हो सकता, तो ऐसे केस में डेट ऑफ एक्विजिशन वही माना जाएगा जिस दिन गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गई। भैया माई बाप है ना, गवर्नमेंट भैया बोल सकते हैं ना, तो भैया उनके सुप्रीम अथॉरिटी उसके कहे बिना तो हम नहीं मानेंगे कि वो एक्विजिशन हुआ है क्या, भले आपस में कितना भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। नाउ एक एग्जांपल देखो और एक्विजिशन डेट बताओ। कंपनी ए एक्वायर्ड 80% इक्विटी इंटरेस्ट इन द कंपनी बी फॉर कैश कंसिडरेशन। तो कंपनी ए ने क्या किया सर, 80% इक्विटी इंटरेस्ट खरीदा है कंपनी बी में फॉर कैश कंसिडरेशन, बदले में क्या दिया, पैसा दिया, पैसा। क्या बात है, क्या चीज है, पैसा। द रेलेवेंट डेट्स आर एज अंडर, क्या है सर डेट, डेट ऑफ शेयर होल्डर एग्रीमेंट 1 जून, अपॉइंटमेंट डेट एज पर शेयर होल्डर, अपॉइंटेड डेट एज पर शेयर होल्डर एग्रीमेंट 1 अप्रैल, डेट ऑफ ऑब्टेनिंग कंट्रोल ओवर द बोर्ड रिप्रेजेंटेशन 1 जुलाई, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन 15 जुलाई और डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर टू कंपनी है। शेयर ट्रांसफर 1 अगस्त को हुआ, कंसिडरेशन का पेमेंट 15 जुलाई को हुआ, ठीक है ना। ट्रांसफर नालायक, ऊपर बोलता है कैश कंसिडरेशन, हाँ, नीचे बोलता है डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू कंपनी ए। बहुत गोलमाल है भैया, बट है जो है, क्वेश्चन ऐसा बना हुआ है। तो सर मेनली अपने को क्या ध्यान रखना है, एक्विजिशन डेट क्या होगा, जिस दिन कंट्रोल एक्वायर किया गया। तो कंट्रोल कब एक्वायर हुआ सर, 1 जुलाई को। बस पीसी देना लेना, नेट एसेट एज्यूम करना, ये सब इधर उधर हो सकता है। आगे देखो, तो एक्विजिशन डेट क्या होगा सर, इन दिस केस एज द control over the financing and या financial and operating policies are acquired through obtaining board representation। जैसे आपने बोर्ड रिप्रेजेंटेशन पे कंट्रोल कर लिया, मतलब खुद बोर्ड के मेंबर्स वगैरह बन रहे हो अब, तो वो 1 जुलाई का डेट था, तो कंट्रोल अब तुम्हारे हाथ में, जो भी पॉलिसीज बनानी है तुम्हारे हाथ में। कब, 1 जुलाई से। तो भैया यही एक्चुअली एक्विजिशन डेट होगा, एक्विजिशन डेट होगा। ओके, it may be noted that the appointed date as per the agreement is not considered as the acquisition date as the company A did not have control over that date। okay, appointed date है as per shareholder agreement, यहाँ पर shareholder का agreement हुआ था, 1 जून को agreement किया, ठीक है ना, भला 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 जो भी बातें की, और बोल दिया कि 1 अप्रैल अपॉइंट कर दी डेट ऑफ एक्विजिशन। बट एक्चुअल कंट्रोल कब आया सर, एक्चुअल कंट्रोल तो 1 जुलाई को आया ना, तो 1 अप्रैल नहीं, फिर 1 जुलाई ही क्या होगा, एक्चुअल एक्विजिशन डेट कंसिडर किया जाएगा। फिर आप पीसीबीसी दे रहे हो वगैरह, वो सब नहीं, 1 जुलाई को कंट्रोल एक्वायर हो, दैट इज 1 जुलाई इज द एक्विजिशन डेट। नेक्स्ट, ABC and XYZ are manufacturer of rubber component for a particular type of equipment। okay, तो दो कंपनी है मैन्युफैक्चरर रबर कंपोनेंट का पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्विपमेंट। ABC Limited make a bid for XYZ business and the Competition Commission of India announces, मतलब सेम इंडस्ट्री की कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हो, उससे क्या होता है, कंपटीशन कमीशन आपने पढ़ा भी होगा, कंपटीशन एक्ट वगैरह की। अगर आप एक ही सेम कंपनी को एक्वायर कर रहे हो तो इससे मार्केट में कंपटीशन कम हो जाएगा, तो बहुत सारे मेजरमेंट्स को देखना पड़ता है ना, बहुत सारे मेजरमेंट देखने पड़ते हैं कि कहीं कंसंट्रेट तो नहीं हो गया मार्केट, तो इससे कंपटीशन खत्म हो जाएगा, तो इससे आम जनता को नुकसान होगा। तो जब तक अप्रूवल नहीं मिल जाएगी ना, that the proposed transaction is to be scrutinized to ensure that the competition law are not breached, even though the contract are made subject to the approval of CCI, ABC Limited and XYZ mutually agree the terms of the acquisition and the purchase price before competition authority clearance is obtained। इससे पहले कि competition authority clearance देगा, हम आपस में बैठ के पूरा अपना तो मामला निपटा लेते हैं यार। तो भैया एक्वायर और एक्वायरिंग ने बैठ के डिसाइड कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी अप्रूवल जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपका एक्विजिशन पूरा नहीं माना जाएगा। सो कैन द एक्विजिशन डेट इन दिस सिचुएशन, इसने पूछा है कि एक्विजिशन डेट हो सकता है, द डेट ऑन विच द ABC एंड XYZ एग्री द टर्म्स इवन दो द अप्रूवल ऑफ CCI इज अवेटेड। भले ही CCI का अप्रूवल अवेटेड है, तो क्या आप उसे एक्विजिशन डेट कंसिडर कर लेंगे जिस दिन आपके बीच में टर्म्स और कंडीशन डिसाइड हुआ का? नहीं भैया, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं मानेंगे जब तक अप्रूवल नहीं मिल जाएगा। गवर्नमेंट अप्रूवल अगर नीडेड है, तो जब तक गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं मिल जाएगा तब तक हम इसे कंट्रोल ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो Ind AS 103 प्रोवाइड दैट एक्विजिशन डेट इज द डेट ऑन विच एक्वायरर ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ द एक्वायरी। एक्विजिशन डेट क्या होता है? जिस दिन कंट्रोल ऑब्टेन किया गया है। फर्दर Ind AS 103 क्लैरिफाइड द
that the date on which the acquirer obtain control is generally the date on which the acquirer generally the date on which acquirer legally transfer the consideration, acquire the asset and assume the liabilities of the acquiring. The closing date, वही लाइन आ गई. However, the acquirer might obtain control on a date that is either earlier or later than the closing date. वो date closing date से आगे पीछे हो सकता है. For example, acquisition date precedes the closing date. क्लोजिंग डेट से पहले एक्विजिशन डेट कैसे हो सकती है? अगर रिटर्न एग्रीमेंट हो गया हो और एक्वायरर ने ऑब्टेन कर लिया हो कंट्रोल ओवर द एक्वायरी. An acquirer shall consider all pertinent fact and circumstances in identifying the acquisition date. हालांकि इस क्वेश्चन में क्या है, सिंस कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI अप्रूवल इज substantial approval for ABC Limited to acquire control of XYZ Limited operation, the date of action can't be earlier than the date on which the approval is obtained from CCI. इससे पहले नहीं हो सकता. This is pertinent given that the approval of CCI is बोल रखा है क्वेश्चन में कि भैया इसकी अप्रूवल एक substantive process है and accordingly the acquisition is considered to be completed only on the receipt of such approval. जब तक ये अप्रूवल नहीं मिलेगा ना तब तक आप इसको पूरा नहीं मान सकते. एक्विजिशन डेट तभी होगा जब इस दिन अप्रूवल मिलेगा. ओके, बिल्कुल सर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सर 2 स्टेप हो गए मजे मजे में. बिल्कुल. नाउ स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ पीसी ट्रांसफर. पीसी की कैलकुलेशन करनी है. पीसी मतलब जो भी आप पे कर रहे हो एक्वायरी कंपनी को वो सब पीसी में काउंट होगा. तो पीसी में क्या क्या चीजें काउंट हो सकती है? देखो, फेयर वैल्यू ऑफ कैश और एसेट्स ट्रांसफर्ड. मतलब अगर आप कोई कैश दे रहे हो तो अच्छी बात है. अगर कोई आप एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हो, कोई भी एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, कोई प्लांट मशीनरी है, कोई फर्नीचर है, कोई लैंड बिल्डिंग है, कुछ भी अगर आप दे रहे हो तो उसका फेयर वैल्यू लिया जाएगा. क्या लिया जाएगा? फेयर वैल्यू लिया जाएगा. फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर ट्रांसफर. अगर आप अपनी कंपनी के शेयर डिवेंचर दे रहे हो तो भी उसका फेयर वैल्यू लिया जाएगा. जनरली फेयर वैल्यू पे काम करता है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन. डेफर्ड कंसिडरेशन मतलब ऐसा कंसिडरेशन जो आज नहीं दिया जा रहा, बाद में दिया जाएगा, फ्यूचर में दिया जाएगा, बट फिक्स है, देना तो है, फिक्स हो. डेफर्ड कंसिडरेशन जो फ्यूचर में देंगे बट फिक्स है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालकर फिर उसको पीसी का पार्ट मानोगे, प्रेजेंट वैल्यू. कोई कंटीजेंट कंसिडरेशन है, देना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द फ्यूचर सर्टेन अनसर्टेन इवेंट्स. अगर ऐसा हुआ प्रॉफिट एक्सीड कर गया इस पर्टिकुलर अमाउंट से तो हम आपको कंसिडरेशन और दे देंगे. हमारा मार्केट में रेट इतना बढ़ गया तो हम आपको कंसिडरेशन और दे देंगे. तो ये सब क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है किसी न किसी फ्यूचर इवेंट पर. तो ऐसे केस में इसका फेयर वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा होगा, टेंशन नहीं लेना. इसको बोला जाता है कंटिंजेंट कंसिडरेशन. प्री कॉम्बिनेशन एसबीपी अवार्ड. प्री कॉम्बिनेशन पीरियड का एसबीपी अवार्ड बात करेंगे. ये सब पीसी के अंदर काउंट होगा और 1 बाय 1 हम के बारे में अभी बात करते हैं. तो देखो, बात करने के लिए क्या है, क्या इन पे भी बात करने की जरूरत है? कैश दे रहे हैं, कैश पे बात करते हैं. कैश में 500 के नोट देंगे कि 2000 के नोट देंगे? ठीक है ना सर, 2000 के नोट बंद हो गए हैं. ठीक है ना, 500 के नोट देंगे कि 2000 के? 500 के दोगे ना. ठीक है, ओके. 100 के दोगे, जो भी है, ऑनलाइन दोगे ऑफलाइन दोगे, दैट डजंट मैटर, उसकी बात नहीं करनी है. ठीक है ना, ऑनलाइन दोगे मतलब, ऑफलाइन मतलब रोकड़ा दोगे, बैंक के थ्रू दोगे, जो भी दोगे, अभी उसकी बात हम नहीं करें क्योंकि वो तो कैश बैंक है, वो तो क्लियरली दिया हुआ रहता है. एसेट्स, एसेट का क्या लेना है? आपको कैरिंग अमाउंट भी दिया हुआ हो सकता है, फेयर वैल्यू भी दिया जा सकता है. आपको पीसी का पार्ट क्या मानना है? अब आप खुद सोचो. कोई मैंने आपको एसेट ट्रांसफर किया, मान लो मेरे पास कोई जमीन पड़ी थी, मेरे दादाजी ने खरीदी थी, बहुत पैसा था उनके पास. ठीक है ना, कैरिंग अमाउंट, उस लैंड का कैरिंग अमाउंट था, उन्होंने उस जमाने में खरीदी थी, अपने जवानी के जमाने में उन्होंने 1 करोड़ में वो जमीन खरीदी थी. दादाजी ने जवानी के जमाने में 1 करोड़ की जमीन खरीदी थी, कैरिंग अमाउंट. आज उसकी फेयर वैल्यू क्या है? आज उसकी फेयर वैल्यू है 1000 करोड़. हाँ, आज उसका ऑनर मैं हूं, बिल्कुल. तो ये 1000 करोड़ की जो जमीन है, बहुत ऐसे पूरा, सर क्या मानोगे तुम 1000 करोड़? हाँ सर, पूरा गांव हो गया. अरे ठीक है, बहुत बड़ी जमीन है, बहुत पॉश इलाके में, एकदम बढ़िया इलाके में ना, 1000 करोड़. अब एक बात बताओ, अगर मैं किसी बिजनेस को एक्वायर कर रहा हूं, एम लिमिटेड कॉमर्स एजुकेटर को एक्वायर कर रहा है, और अगर ये लैंड
ट्रांसफर कर रहा है, तो वो जो लैंड है, वो जो जमीन है, उसकी वर्थ कितनी हुई। मैं ये बोलूंगा कि 1 करोड़ दे रहा हूं तुमको, 1 करोड़ की जमीन है, मेरे दादाजी ने 1 करोड़ में खरीदी थी, ये लो 1 करोड़ की जमीन दे रहा हूं तुमको, नहीं। मैं कहूंगा भैया इस लैंड की वर्थ कितनी है, 1000 करोड़ है, 1000 करोड़, तो ये 1000 करोड़ की जमीन मैं आपको दे रहा हूं, तो पीसी का पार्ट 1000 करोड़ बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा सर। तो फेयर वैल्यू लेना है ना, फेयर वैल्यू लेना, कैरिंग अमाउंट नहीं लेना। ऐसे ही फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, कोई शेयर दे रहा है, मैं अपनी कंपनी के एम लिमिटेड अपनी कंपनी के शेयर इश्यू कर रही है कॉमर्स एजुकेटेड लिमिटेड को, तो अब मैं अपनी कंपनी के शेयर दे रहा हूं, तो मेरे एक शेयर की कीमत मार्केट में मान लो 500 रुपए, अब मैं आपको 10 शेयर दे रहा हूं, तो 10 शेयर इंटू 500 कितना होगा, 5000 रुपया हुआ ना। उसकी फेस वैल्यू तो 10 रुपए, फेस वैल्यू से क्या करना, कुछ नहीं करना। मार्केट में रेट एक शेयर की कितनी 500 है, मैं आपको 10 शेयर दे रहा हूँ, ठीक है ना, या 10 लाख शेयर दे रहा हूँ, तो 10 लाख इंटू 500, 5000 लाख का मामला हो जाएगा। ओके सर, तो फेयर वैल्यू लिया जाएगा। फिर डेफर्ड कंसिडरेशन, इसकी बात करते हैं। डेफर्ड कंसिडरेशन, आओ नोट डेफर्ड कंसिडरेशन। डेफर्ड कंसिडरेशन क्या होता है सर, डेफर्ड कंसिडरेशन इज द कंसिडरेशन दैट इज पेबल इन फ्यूचर विदाउट एनी कंडीशन, बिना किसी कंडीशन के जो आप पे करते हैं। मतलब सर, मतलब ये हो गया कि एम लिमिटेड ने कहा कि कॉमर्स एजुकेटर्स, ये आज ये ईयर 1 और ये ईयर 2, ईयर 2 पे, ईयर 2 के एंड में आपको हम 100 लाख का पेमेंट करेंगे, 100 लाख का पेमेंट करेंगे, मतलब 1 करोड़ हो गया क्या? हाँ सर, 100 लाख मतलब 1 करोड़, 1 करोड़ का पेमेंट करेंगे। और कंडीशन क्या लगाई, नो कंडीशन, अनकंडीशनली हम आपको, नो कंडीशन लिख देते हैं, अनकंडीशनली हम आपको 100 लाख का पेमेंट करेंगे, पक्का 100 लाख का, हाँ पक्का 100, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन। तो ये बोला गया डेफर्ड कंसिडरेशन। डेफर्ड मतलब जो रुक रुक के ऐसा चलता है ना, दैट इज डेफर्ड, जो डिले कर दिया गया, डेफर कर दिया गया। इट विल बी वैल्यूड एट प्रेजेंट वैल्यू। अब मुझे क्या देखना पड़ेगा, ये जो 100 लाख है ना, इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियसली पी फैक्टर्स काम आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये 100 लाख आज कितना है, आज टुडे, आज ये 100 लाख कितना है। तो देखो, अगर मान लो इंटरेस्ट रेट, मान लो इंटरेस्ट रेट आपको दे रखा है, इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में दे रखा है 10%, तो देख लो आज इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा सर। 10% से पी फैक्टर होता है, पहले साल का 0.909, दूसरे साल का होता है 0.826, तो 0.826 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा सर, आ जाएगा 82.6 लाख। तो आपके पीसी में क्या कवर होगा, 82.6 लाख कवर होगा। सर ये कैसे है, अरे ऐसे तो हम एफएम के अंदर बहुत बार पढ़ाया तुम लोगों ने, सेकंड ईयर में मिल रहा है, तो सेकंड ईयर का पी फैक्टर लगाओ, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, याद किए हुए हैं कि नहीं किए हुए, खूब किए हुए। सिंपली प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दो, तो ये 82.6 लाख क्या होगा, 82.6 लाख। सर बताओ कैसे आया, नालायक, 100 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर n, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर n, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो 82.6 लाख आपकी पीसी का पार्ट बनेगा। फिर सर आज तो मैं इसको पीसी मान लूंगा, आज तो मैं इसकी अकाउंटिंग कर दूंगा, फिर आगे चल के आपने तो सर 82.6 लाख कंसीडर किया, आगे चल के देना तो 100 लाख है, तो इसकी अकाउंटिंग होगी कैसे सर, देना तो आगे क्या है 100 लाख है, तो सर इसकी अकाउंटिंग होगी कैसे, मैं क्या बताता हूं इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। हर साल जो भी चीज इंडेक्स में आप पढ़ते हो, सॉरी इंडेक्स में जो अभी आप पढ़ते हो, अगर आप प्रेजेंट वैल्यू पे कंसीडर करते हो, जैसे इंडेक्स 16 प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स पे आप कंसीडर करते हो, उसको लायबिलिटी एज्यूम करते हो, तो क्या करते हो सर, फिर अगर उसको लायबिलिटी एज्यूम करते हैं तो फिर हर साल अनवाइंडिंग करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, बिल्कुल अनवाइंडिंग करना पड़ता है, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट वैल्यू टर्म में अगर आपने कंसीडर किया तो बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो अनवाइंडिंग करेंगे, बिल्कुल अनवाइंडिंग करेंगे। तो कैसे होगा सर एंट्रीज वगैरह बात करते हैं। अनवाइंडिंग का क्या होगा सर, अनवाइंडिंग करना मतलब इंटरेस्ट जो तुमने प्रेजेंट वैल्यू में निकाला, तो इंटरेस्ट एलिमेंट को हटा दिए एक तरीके से, अब हर साल उस इंटरेस्ट का खर्चा बुक करते चलो। तो इंटरेस्ट
एक्सपेंस बोल दो, फाइनेंस कॉस्ट बोल दो, टू प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन। जितना तुमने डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्ड किया था पीसी के अंदर, उतना अमाउंट अब हर साल बढ़ता जाएगा। मतलब अगर पीसी अब तक की मैं बात करूं तो मतलब मैंने अगर एसेट खरीदा, एंट्रीज अगर मैं बनाऊं, एंट्री बनाता हूं, तो मैंने सामने वाले का एसेट खरीदा। सर एसेट कहाँ खरीदा आपने? तो कंट्रोल एक्वायर किया है, आपने तो कंट्रोल एक्वायर किया है, आपने कहा एसेट खरीद लिया। मैंने कहा देखो, अकाउंटिंग की अभी हम बात करेंगे, बाकी मैं बता देता हूं, अभी से बताता चलता हूं। जब भी बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा, चाहे अगर मैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्वायर करके बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रहा हूं, चाहे मैं कंट्रोल किसमें, स्टेक होल्डिंग शेयर्स एक्वायर करके अगर कंट्रोल कर रहा हूं, तब भी एंट्री ऐसा ही होगा। ठीक है ना? ऐसा कैसा? सीएफएस के अंदर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम मेरे को ऐसे ही ट्रीट करना है कि जैसे मैंने उसका एसेट और लायबिलिटीज एक्वायर कर लिया हो, जैसे मैंने उसका एसेट और लायबिलिटी एक्वायर कर लिया हो। वापस बोल रहा हूं, सीएफएस बनाते टाइम मुझे ऐसा ही एज्यूम करना है कि वो मुझसे अलग नहीं है, मैंने उसके बिजनेस को खरीद लिया है, मैंने उसके बिजनेस को खरीद लिया है। ओके, वो पेपर पे, ऑन पेपर अलग है, लीगली वो अलग कंपनी है, कॉमर्स एजुकेटर लीगली अलग कंपनी है, बट एक्चुअली एएम लिमिटेड और कॉमर्स एजुकेटर लिमिटेड दोनों सेम है। समझ में आ रहा है? तो वो एसेट, कॉमर्स एजुकेटर लिमिटेड की जो एसेट लायबिलिटी है, वो अब मैं अपनी बुक्स में अपनी एसेट के साथ, एएम लिमिटेड की एसेट के साथ कॉमर्स एजुकेटर की एसेट, और एएम लिमिटेड की लायबिलिटी के साथ कॉमर्स एजुकेटर की लायबिलिटी शो करूंगा। किसमें? कंसोलिडेटेड में। सेपरेट में नहीं, सेपरेट में तो मैंने बोला था सिंपल इन्वेस्टमेंट की एंट्री मारना, इन्वेस्टमेंट इन कॉमर्स एजुकेटर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू पीसी। ओके, तो अभी वापस सुनना, ऐसा मानना कि मैंने उसकी एसेट और लायबिलिटी एक्वायर कर लिया और उसके बेसिस पे ही एंट्री होता है किसमें? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैंने एसेट एक्वायर किया, बिल्कुल एक्वायर किया। मैंने लायबिलिटी एक्वायर किया, बिल्कुल एक्वायर किया। ओके, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं सर? अभी हम पीसी की बात कर रहे हैं। तो इस एसेट और लायबिलिटी के लिए आप क्या कर रहे हो? जो कंट्रोल आपने एक्वायर किया उसके लिए आप क्या दोगे? पीसी दोगे। पीसी के लिए आप क्या कर रहे हो सर? पीसी के लिए हमें ना कैश दे रहे हैं, तो टू कैश और बैंक। अगर कोई एसेट दे रहे हैं तो टू एसेट। एसेट क्या बोला गया था? एसेट किस पे होगा सर? एसेट है ना फेयर वैल्यू पे दिया जाएगा, टू एसेट, और यहाँ पे क्या आएगा? उसका फेयर वैल्यू। और क्या आएगा सर? अभी हम डेफर्ड कंसिडरेशन पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही आप ये एंट्री पास करेंगे, किस दिन? एक्विजिशन डेट को, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन। और इसमें अमाउंट कितना लिखा जाएगा सर? इसमें अमाउंट लिखा जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन। ओके, मतलब आज तुम रिकॉर्ड करोगे कितना सर? आज हम रिकॉर्ड करेंगे 82.6 लाख, 82.6 लाख। ओके जी, फिर हर साल क्या करना होगा? फिर हर साल हमको क्या करना होगा? हर साल सर हमको इसको अनवाइंड करना होगा, तो फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन, टू प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन। ओके, लायबिलिटी होता है तो हम लोग इंड एस 109 में चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं? हाँ सर, लायबिलिटी होता है तो हमको उसको इंड एस 109 में इंटरेस्ट वगैरह वापस ऐड करके क्लोजिंग अमाउंट पे फिर पे किया जाएगा। सर कितना ऐसा है कि देखो, अभी तुमने रिकॉर्ड कितने पे किया था? 82.6 लाख पे, 82.6 लाख पे। इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं। 82.6 लाख पे तुमने रिकॉर्ड किया था, बिल्कुल। अब 82.6 का 10% कितना होगा सर? 8.26 लाख। तो फर्स्ट ईयर आप 8.26 लाख से अनवाइंडिंग कर देना, 8.26 लाख से अनवाइंडिंग कर देना। अब आपकी बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन कितना शो होगा सर? अब हमारे बैलेंस शीट में 82.6 तो हमने पहले रिकॉर्ड कर रखा था, प्लस 8.26, 90.86 से डेफर्ड कंसिडरेशन शो होगा। ओके, ये कब सर? ये मान लो अगर मैं ये एक्वायर कर रहा हूं 1 अप्रैल 2025 को, तो ये 31 मार्च 2025 का एंट्री हो गया।
साल के एंड में आप ये एंट्री पास कर देंगे। अगले साल क्या करेंगे सर, अगले साल ये वाला एंट्री फिर रिपीट होगा 31 मार्च 2026 को, ये एंट्री क्या किया जाएगा, रिपीट किया जाएगा, है ना। फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसीडरेशन, लेकिन अमाउंट, इस बार अमाउंट कितना, पिछली बार तक 90.86 तक लायबिलिटी रिकॉर्ड हो गया ना, टोटल कितना था लायबिलिटी सर, टोटल लायबिलिटी था 100 लाख, 100 लाख, तो 9.14 लाख आप और बुक कर लेंगे, डिफरेंस 9.14 लाख और बुक कर लेंगे। इससे आपका जो प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसीडरेशन का अमाउंट है ना, वो कितना हो जाएगा सर, ये 100 लाख हो जाएगा। और इस दिन 31 मार्च 2026 को ही आप क्या कर देंगे, इसका पेमेंट कर देंगे। 31 मार्च 2026 को ही आपको 2 साल बाद पेमेंट करना था, तो प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसीडरेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसीडरेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके सर, कितना अमाउंट से सर, 100 लाख, कितना 100 लाख। ओके, आई होप आप लोगों को ये अकाउंटिंग समझ में आ गया होगा। सर थोड़ा थोड़ा है, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे एक और एग्जांपल तो और समझ में आएगा। अभी देखो कुछ नहीं है, पहले आप डिस्काउंटिंग करके रिकॉर्ड कर रहे हो, अब आपको वापस पे तो 100 ही करना है, तो वापस अनवाइंडिंग किया जा रहा है उस डिस्काउंट का, जो तुमने डिस्काउंटिंग की करके 100 लाख को तुमने 82.6 पर रिकॉर्ड किया, अभी उसी डिस्काउंट को क्या करना है, वापस अनवाइंड करना है। ओके सर, डन है, बिल्कुल डन है। सर एक और क्वेश्चन करवा दो, चलो आओ आ गया हो, किधर सर, ये पेज नंबर 8 पर है ना अपना, इधर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड एक्वायर्स बी लिमिटेड बाय पेइंग पीसी ऑफ 50 लाख इन कैश, 50 लाख तो भी दे रहे कैश में, एंड विल ऑल्सो पे 10 लाख आफ्टर 2 years, 2 साल बाद 10 लाख देगा, डिस्काउंटिंग रेट 10% है, पी फैक्टर आपको 2 साल का दे रखा है 0.8264, कैलकुलेट पीसी। तो पीसी की कैलकुलेशन में क्या क्या आता है सर, अभी तक हमने जो पढ़ा है, पीसी की कैलकुलेशन में जो कैश दे रहे हैं वो भी शामिल होगा 50 लाख, और साथ ही साथ जो आप डेफर्ड कंसीडरेशन देंगे कितना, 10 लाख रुपए, कब देंगे, 2 साल बाद, 2 साल बाद इंटरेस्ट रेट 10% है, तो पी फैक्टर कितना 2 साल बाद का 0.8264, तो जैसे ही आप 10 लाख इंटू करेंगे 10000000, 10 लाख इंटू 0.8264, तो ये आएगा सर 8,26,400, 8,26,400। तो आपका पीसी कितना बन जाएगा सर, परचेज कंसिडरेशन बन जाएगा 58,26,400, 58,26,400। ओके जी, करेक्ट लिखा क्या अपन ने, बिल्कुल करेक्ट लिखा। फिर क्या होगा, अब अनवाइंडिंग करना पड़ेगा, अमोर्टाइजेशन टेबल फॉर द डेफर्ड कंसीडरेशन, डेफर्ड कंसीडरेशन हमारा लायबिलिटी है, तो इंड AS 109 के अकॉर्डिंग वो अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं, इंड AS 109 के अकॉर्डिंग अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं, इसी को अनवाइंडिंग करना बोल देंगे, इसी को क्या बोल देंगे, अनवाइंडिंग करना बोल देंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना है सर, ओपनिंग बैलेंस है लायबिलिटी का 826,400, इंटरेस्ट 10% से कितना होगा 82,640, पेमेंट कुछ कर रहे हो क्या, नहीं पेमेंट अभी नहीं कर रहे हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा सर, इसका इंटू 110%, 909,040, 909,040। ओके जी, फिर ओपनिंग कितना सर 909,040, इंटरेस्ट कितना सर, इंटरेस्ट अगेन 10% देखो, अगेन इंटरेस्ट 10% देखो सर, 10% देखने से बढ़िया है कि हमको क्लोजिंग कितना रखना है, क्लोजिंग में पेमेंट कितना करना है सर, हमको 10 लाख करना है, उसके हिसाब से देखो, क्योंकि ऐसा थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो 909,040 और 10 लाख का डिफरेंस देखते हैं, तो 10 लाख हम देखते हैं 00,000 माइनस 909,040 सर 90960 बैलेंसिंग फिगर, ऐसे 10% देखता तो आता 90904, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, इससे बेटर है कि लास्ट वाले में हम लोग बैलेंसिंग फिगर ले लेते हैं। ओके, जैसे ही 10 लाख का पेमेंट हो जाएगा
लायबिलिटी खत्म। जर्नल एंट्री क्या करोगे सर? जर्नल एंट्री हमने एसेट्स वगैरह एक्वायर किया है, लायबिलिटीज एज्यूम किया है, तो जो एसेट और लायबिलिटीज है वो तो फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। फेयर वैल्यू पे एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी किस पे आएगा? फेयर वैल्यू पे, जो भी उनकी फेयर वैल्यूज होंगी। सर ये एसेट लायबिलिटी किसके? कॉमर्स एजुकेटर के, एक्वायरी के। एक्वायरी के मैं अपनी बुक में एम लिमिटेड अपनी बुक में कॉमर्स एजुकेटर की एसेट डेबिट करेगा और लायबिलिटीज को क्रेडिट करेगा। सारी, हाँ सारी करेगा, सारी एसेट और लायबिलिटी, बिल्कुल सारी एसेट और लायबिलिटी करेगा। भले ही 100% एक्वायर किया हो, भले ही 80% एक्वायर किया हो, भले ही 60% एक्वायर किया, कंट्रोल एक्वायर किया ना तो सारा का सारा एसेट लायबिलिटी आएगा। सर फिर ऐसे थोड़ा ना होता है, ये तो गलत है, बताऊंगा समझाऊंगा बाद में, अभी फिलहाल इसको छोड़ो। 100% एक्वायर करना है, एनसी आएगा ना। अब किसी को लग रहा हो नहीं नहीं सर पहले बताओ, मान लो सर कॉमर्स एजुकेटर की एसेट है ना 5 करोड़ है और लायबिलिटी सर 4 ही करोड़ है। वो 5, वो एग्जाम्पल लेते हैं ना, कौन सा, 6 करोड़ और 2 करोड़, तो 4 करोड़ ही तो हुई। अब आपने मान लो 100% एक्वायर किया तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने सर 20% एक्वायर किया हो तो मैं कहा 20% अगर एक्वायर करेगा ना तो आगे चल के कॉन्सेप्ट आएगा क्या? एनसी आएगा, बताया ना एनसीआई। तो 4 करोड़ मान लो मैंने 80% एक्वायर किया, राइट, मैंने 80% एक्वायर किया तो 20% मान लो क्या होगा? एनसीआई का होगा कि नहीं होगा? तो 6 माइनस 2 नेट एसेट में से 4, 4 का 20% कौन होगा? 0.80 करोड़, एनसीआई भी होगा। तो वो सब बाद की बातें हैं। अभी मैं एनसीआई के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा भी नहीं क्या होता है एनसीआई, ठीक है ना। अभी तो हम डेफर्ड कंसिडरेशन पढ़ रहे हैं। तो डेफर्ड कंसिडरेशन में क्या होगा? सिंपली आपने जो जो दिया है, जो एसेट और लायबिलिटी आपकी एंट्री करेंगे वो फेयर वैल्यू पे करेंगे। जो आप पे कर रहे हैं, पे कितना कर रहे हैं सर? 50 लाख रुपए कैश में दे रहे हैं और 8,26,400 डेफर्ड कंसिडरेशन का प्रेजेंट वैल्यू, 8,26,400, तो उसके लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं। ओके सर, तो जो भी दिया जा रहा है टू कैश, जो पीसी दिया जा रहा है टू पीसी, कैश और प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन। हर साल अनवाइंड करना है, बिल्कुल सर हर साल अनवाइंड करना है। जो डिस्काउंटिंग आपने किया तो 8,26,400 का पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन कितना? 82,640, 82,640, ये हो गया 82,640। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर कितना अनवाइंड करना है सर? 90,960, तो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट अगेन टू प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन 90,960। फिर उसके बाद क्या करना सर? हमको सेकेंड ईयर में पेमेंट कर देना है, कितने का? 10 लाख का था ना, बिल्कुल 10 लाख का ही प्रेजेंट वैल्यू देखा गया, तो 10 लाख। अभी तुम्हारी बुक्स में बैलेंस भी कितना है? 10 लाख का है, प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन। भरोसा नहीं होता तो चेक करके देख लो। सबसे पहले क्रेडिट कितने पे किया था सर? सबसे पहले क्रेडिट किया था हमने 826,400, ओके, प्लस प्लस फिर और कितने से क्रेडिट हुआ? 82,640, 82,640 प्लस 90,960, 90,960 कितना हो गया? 10 लाख हो गया, सिंपल। चलिए 10 लाख का पेमेंट करके हमने लाइब्रेरी को खत्म कर दिया। तो समझ में आया डेफर्ड कंसिडरेशन? हाँ सर आ गया, डेफर्ड कंसिडरेशन हमको समझ में आ ही गया। ओके जी आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट पीसी चल रहा है अभी, तो परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन में अब तक हमने कैश देख लिया, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन देख लिया, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर इश्यूड देख लिया, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन देख लिया। ओके, नाउ फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन। फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन, सर कंटिंजेंट मतलब एक ऐसा कंसिडरेशन जो अभी फिक्स नहीं है, दिया भी जा सकता है नहीं भी दिया जा सकता है, कितना दिया जाएगा वो भी आइडिया नहीं है। तो सर फिर हम पीसी में कैसे काउंट करेंगे? देखो, इट इज द अमाउंट पेड बाय द एक्वायरर ओनली ऑन अकरेंस ऑफ सर्टेन फ्यूचर इवेंट। वैसे तो अनसर्टेन सर्टेन मतलब सर्टेन बोला कि भैया अगर ये चीज हुई तो हम आपको देंगे, बट है तो अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व, होगी कि नहीं होगी। फेयर वैल्यू ऑफ कंटीजेंट कंसिडरेशन इज टेकन इन पीसी। क्या रखना है? फेयर वैल्यू आपको पीसी का पार्ट मानना है। फेयर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू नहीं बात किया जा रहा, 2 साल बाद हम आपको देंगे, पेमेंट करेंगे, लेकिन उसका फेयर वैल्यू आपको कंसिडर करना है। जैसे कि दिस वन, ये 1 साल, ये 2 साल,
2 साल बाद हम आपको पे करेंगे 10 लाख रुपए इफ हमारा जो अर्निंग्स है इज ग्रेटर देन एक्स अमाउंट, इस पर्टिकुलर अमाउंट से अगर ज्यादा हुआ तो हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। तो भैया अब अगर अर्निंग्स 10 लाख उस एक्स अमाउंट से ज्यादा हुआ तभी मिलेगा ना 10 लाख। तो इस 10 लाख को आप डेफर्ड कंसिडरेशन नहीं बोल सकते हो कि 10 डेफर्ड कब होता है, जब पक्का 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 मिलेगा, श्योर है मिलेगा। कंटीजेंट कब होता है, जब श्योर नहीं होता है। श्योर नहीं होता है तो कंटीजेंट होगा कितना, 10 लाख का। ओके सर, तो कंटीजेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालना, इसका फेयर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा। जो फेयर वैल्यू होगा ना वही पीसी का पार्ट बनेगा। ओके सर, फिर कहा कंटीजेंट कंसीडरेशन के लिए कैश ही दोगे या कुछ और भी दे सकते हो। सर कैश भी दे सकते हैं, शेयर्स भी दे सकते हैं। अब चक्कर ये पड़ेगा, हमने पहले हमारे इंडेक्स पढ़ रखे हैं क्या, कि आज आपने डेफर्ड का तो अपने देख लिया, चलो अनवाइंडिंग करना होता है। कंटीजेंट कंसीडरेशन में कैश देंगे या शेयर्स देंगे, उसका अकाउंटिंग कैसे होगा। मैं कहा देखो कंटीजेंट कंसीडरेशन ये भी लायबिलिटी तो है, बिल्कुल। अब डिपेंड करेगा ना कि लायबिलिटी है कि इक्विटी है। कैसे सर, इक्विटी कैसे हो सकता है, लायबिलिटी है कि इक्विटी है, पता कैसे करेंगे। अगर आप कैश दे रहे हो, अगर आप कैश दे रहे हो या शेयर्स दे रहे हो, वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी तो लायबिलिटी हुआ। इट इज फाइनेंशियल लायबिलिटी, इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो अब फाइनेंशियल लायबिलिटी माना है तो हर साल क्या करना पड़ेगा, इसको रीमेजर करना पड़ेगा एट द ईच रिपोर्टिंग डेट एट फेयर वैल्यू, एट फेयर वैल्यू। और कोई भी फेयर वैल्यू में चेंज आता है तो उसे पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके सर, ये तो लायबिलिटी हो गया, हमने देख रखा है सर। एसबीपी लायबिलिटी वगैरह, शेयर बेस्ड पेमेंट भी हमने पढ़ रखा है। लायबिलिटी होता है ना तो हर साल उसको रीमेजर, फेयर वैल्यू हर साल देखना पड़ता है और उसका इम्पैक्ट अपने को देना पड़ता है। बिल्कुल, उसको उसका इम्पैक्ट अपने को देना पड़ेगा। तो किसी भी तरह का अगर कोई चेंज होता है, कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, उसका एडजस्टमेंट किसके थ्रू होगा, पीएनएल के थ्रू जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप दे रहे हो क्या, फिक्स नंबर ऑफ शेयर। तो फिक्स नंबर ऑफ शेयर तो इक्विटी होता है, और इक्विटी एक बार जिस वैल्यू पर रिकॉर्ड हो जाता है उसमें चेंज नहीं होता है, तो इट इज नॉट रीमेजर्ड एट फेयर वैल्यू एट ईच रिपोर्टिंग डेट। अब बताओ, बिजनेस कॉम्बिनेशन कोई पहले पढ़ा दे तो क्या उसको कुछ समझ में आएगा। अगर आपने पहले वो इंडेक्स नहीं पढ़ रखे हो तो भैया ये एक सिर्फ आपको रटने जैसा हो जाएगा, कभी आप समझ नहीं पाओगे इन सब चीजों को। तो फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स अगर दिया जा रहा है तो ये रीमेजर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स दे रहे हैं या कैश देंगे एज अ कंटीजेंट कंसिडरेशन तो इसे लायबिलिटी होता है और इसे वापस रीमेजर किया जाता है हर रिपोर्टिंग डेट को। और जो भी फेयर वैल्यू इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, लायबिलिटी बढ़ेगा या कम होगा, तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो पीएनएल डेबिट करना, लायबिलिटी कम होएगा तो पीएनएल को क्रेडिट कर देना, सिंपल। ठीक है सर, कर देंगे, मतलब फेयर वैल्यू चेंज का इंपैक्ट देना है, फेयर वैल्यू चेंज का इंपैक्ट देना है। ओके, नाउ if contingent consideration is paid for being in the employment will not form paid for the being in employment will not form part of PC, it will be treated as remuneration expenses। अगर आप कोई कंसिडरेशन देते हैं, कंटीजेंट हो या कुछ और हो, एम्प्लॉय कैपेसिटी में is given for being in the employment will not form part of PC, उसे PC का पार्ट नहीं माना जाएगा। इट विल बी ट्रीटेड एज रेमुनरेशन एक्सपेंस की बात हम करेंगे, है ना, इसकी भी बात हम करेंगे, एग्जांपल में आएगा, टेंशन नहीं लेना। तो मान लो एएम लिमिटेड क्या कर रहे हैं, कॉमर्स एजुकेटर लिमिटेड के एम्प्लॉय को कोई पेमेंट कर रहे हैं, कंटीजेंट हो या जैसा भी नॉर्मल कंसिडरेशन हो। तो अगर आप कंसिडरेशन दे रहे हो इन द एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी, एम्प्लॉय कैपेसिटी, एम्प्लॉयमेंट कह दो या एम्प्लॉय कैपेसिटी में आप उसको कुछ पेमेंट कर रहे हो, तो भैया आप कॉमर्स एजुकेटर को पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप उस एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हो। तो माना हमारे यहाँ पे सर्विस दे देना भैया, है ना, अच्छे लगे तुम हमको, बहुत अच्छे लगे, तो हमारे यहाँ भी सर्विस दे देना, ठीक है ना। एएम लिमिटेड में भी आते जाते रहना, कॉमर्स में एजुकेटर में आते हो, एएम में भी आते जाते रहना, तो भैया आते जाते रहना तो है ना। तो अब क्या होगा, आप कॉमर्स एजुकेटर्स को उसकी नेट एसेट्स के लिए पेमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, उस एम्प्लॉय को पेमेंट करो, एम्प्लॉय को पेमेंट करो तो पीसी का पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर है, चलिए डन, आगे देखते हैं। इस पॉइंट को ना आप कंटीजेंट कंसीडरेशन से अलग भी लिख सकते हैं, अलग भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखो नेक्स्ट। हाँ,
वो कंटीजेंट इसलिए बोला कि भैया आप हमारे यहाँ सर्विस दे देंगे तो हम आपको इतना पे कर देंगे वगैरह वगैरह, तो कंटीजेंट में लिख दिया। नाउ शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड, सर कंटीजेंट का कोई एग्जांपल? हाँ चलो आओ, कंटीजेंट का कोई एग्जांपल, इधर आओ, एग्जांपल देखो। A Limited acquires B Limited by paying PC of 50 lakh in cash and also paid 10 lakh, 10 लाख देगा, लेकिन इस बार क्या कर दिया, इस बार कंडीशन लगा दी, अगर बी लिमिटेड का प्रॉफिट सेकेंड ईयर का एक्सीड कर जाता है 1 करोड़, फेयर वैल्यू आपको गिवन, फेयर वैल्यू ऑफ कंटीजेंट कंसिडरेशन आपको गिवन है कितना, 6,50,000, और कहा कि 1 साल बाद फेयर वैल्यू कितना है सर, 1 साल बाद फेयर वैल्यू चेंज होगा, कितना हो गया, 8 लाख रुपए हो गया। फर्स्ट ईयर एंड पे फेयर वैल्यू कितना है, 8 लाख रुपए हो गया है। ओके पास एंट्रीज, तो क्या फेयर वैल्यू चेंज का कोई इंपैक्ट जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर। आप पीसी में क्या दे रहे हो, 10 लाख क्या दोगे, कैश दोगे ना, बिल्कुल 10 लाख कैश दोगे, और कैश इज अ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में अगर कोई चेंज आता है तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका इंपैक्ट दिया जाएगा। तो पहले सबसे पहले बात करो पीसी कितना है, तो सर आज की अगर हम बात करें तो पीसी कितना आएगा, 50 लाख तो इमीडिएट दे ही रहे हो, साथ ही कंटीजेंट कंसिडरेशन के लिए बोल रहे हो, उसका फेयर वैल्यू देने को तो 10 लाख दोगे, लेकिन उसका फेयर वैल्यू आज कितना है, 6,50,000। सर ऐसे कैसा, 10 लाख देंगे तो 6,50,000 कैसा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, प्रोबेबिलिटीज मान लो कि भैया हो सकता है दें, हो सकता है ना दें, 60% चांस, 65% चांस है कि हम दें, और 35% चांस है कि हम ना दें, तो 10 लाख इंटू 65% कर दिया। बट ये सिर्फ मैंने ऐसे बताया, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको जज किया जाता है, फिर ये फेयर वैल्यू डिसाइड की जाती है। तो सर 56,50,000, 56,50,000 क्या हो गया, पीसी हो गया। एंट्री क्या मारोगे एक्विजिशन डेट को, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंट्री क्या होगा सर, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो मैं लिख देता हूं, एसेट किस पे, फेयर वैल्यू पे, जितनी भी एसेट की फेयर वैल्यू होगी वो रिकॉर्ड होगी। तो लायबिलिटीज कितने पे, फेयर वैल्यू पे। ओके कैश कितना, सर आज कैश हम दे रहे हैं कितना, 50 लाख, तो हमारी बुक में 50 लाख से कैश कम हो जाएगा, और साथ ही साथ हम कंटीजेंट कंसिडरेशन के लिए प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं कितने पे, 6,50,000 फेयर वैल्यू पे, 6,50,000। अब उसमें किसी तरह का अगर फेयर वैल्यू में चेंज आता है, फर्स्ट ईयर के चेंज में जैसे कितनी हो गई थी फेयर वैल्यू सर, 8 लाख हो गई, तो 8 लाख हो गई, मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ गई ना, बिल्कुल। अगर लायबिलिटी बढ़ जाएगा तो नुकसान हुआ ना, पीएनएल डेबिट हो जाएगा कितना, 1,50,000 से, पीएनएल अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू प्रोविजन फॉर कंटिजेंट कंसिडरेशन कितना, 1,50,000, तो प्रोविजन फॉर कंटिजेंट कंसिडरेशन कितना, 1,50,000। सर आपने एंट्री तो कर दी, लेकिन सेकेंड ईयर के एंड में जरूरी थोड़ी कि पेमेंट करना ही पड़ेगा, हो सकता है पेमेंट करना पड़े, हो सकता है पेमेंट ना करना पड़े। अगर टारगेट मीट आउट हुआ तो पेमेंट करना पड़ेगा, अगर टारगेट अचीव हो गया, वो कितना करोड़ था सर, 1 करोड़, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट अगर 1 करोड़ को एक्सीड कर गया तो पेमेंट करना पड़ेगा 10 लाख। अब 10 लाख पेमेंट करोगे, तुमने तो लायबिलिटी भाई 8 लाख तो 6.5 लाख तो इधर और 1.5 लाख इधर, 8 लाख ही तो मानी थी, पेमेंट 10 लाख का कर रहे हो, तो तुमने लायबिलिटी तो 8 लाख ही रिकॉर्ड कर रखा है, तो प्रोविजन फॉर कंटिजेंट कंसिडरेशन तो 8 लाख से ही डेबिट होगा, लेकिन पेमेंट तुमको 10 लाख का करना है। ऊपर के 2 लाख, ऊपर के 2 लाख पीएनएल में चला जाएगा, ऊपर के 2 लाख पीएनएल में चला जाएगा, जस्ट लाइक हमने लायबिलिटी रिवाइज किया वैसे ही सेम। ओके सर लेकिन अगर टारगेट मीट आउट नहीं हुआ तो, टारगेट मीट आउट नहीं हुआ तो मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा 10 लाख, तो जो मैंने प्रोविजन बना रखा है अब उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे वापस पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा। ओके प्रोविजन रिवर्स्ड, बीइंग प्रोविजन रिवर्स्ड नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, सो रिवर्स्ड, सिंपल। ओके सर डन है, बिल्कुल सर। ये पीएनएल कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर से आ गया। आगे देखो, आगे बढ़ते नेक्स्ट। सर कंटिजेंट कंसिडरेशन हो गया, बिल्कुल कंटिजेंट कंसिडरेशन हो गया, तो सर इसके लिए एंट्री में उधर ऐड कर दूं, अपनी एंट्री में, एसेट्स वाली एंट्री में, बिल्कुल तुम ऐड कर दो ये वाला में, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू, क्या क्या दे रहे हो, पीसी में कैश दे दिया, एसेट फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लोगे, डेफर्ड कंसिडरेशन प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लोगे, और कोई कंटिजेंट कंसिडरेशन हुआ उसके लिए भी आप रिकॉर्ड करोगे एट फेयर वैल्यू, तो टू प्रोविजन फॉर कंटिजेंट कंसिडरेशन,
ओके सर, कितना अगर हुआ तो फेयर वैल्यू पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। डेफर्ड कंसिडरेशन तो हर साल कैसे एडजस्ट होगा, डिस्काउंटिंग करके, जो भी आपने डिस्काउंटिंग किया उसका अनवाइंडिंग करके, उसका अनवाइंडिंग करके। और कंटिजेंट कंसिडरेशन अब हर साल कैसे होगा सर, अगर कैश दोगे या वेरिएबल शेयर दोगे तब वो लायबिलिटी, और लायबिलिटी के केस में हर साल फेयर वैल्यू देखा जाएगा, रिवाइज होगी फेयर वैल्यू, उसका इंपैक्ट दिया जाएगा। और अगर वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स की जगह फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स दे रहे हो, तो फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी शेयर दे रहे हो, तो सर वो आपका इक्विटी पार्ट होता है, और इक्विटी पार्ट में किसी भी तरह का चेंज को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। बस जो अभी रिकॉर्ड हुआ दैट्स इट, उसके बाद शेयर इशू कर देना सिंपल। ओके सर, डन। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, प्री कॉम्बिनेशन पीरियड एसबीपी अवार्ड। प्री कॉम्बिनेशन पीरियड एसबीपी अवार्ड। ओके सर, ये क्या होगा सर? एसबीपी अवार्ड प्री कॉम्बिनेशन पीरियड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसा फील हो रहा है एसबीपी अवार्ड शेयर बेस्ड पेमेंट पड़ा हुआ है, प्री कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन से पहले का, लेकिन पीसी में इसका क्या रोल है समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहा सुनो, एसबीपी अवार्ड शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड, इसमें भी हम दो पढ़ेंगे, रिप्लेसमेंट अवार्ड और नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड। पहले रिप्लेसमेंट अवार्ड की बात करते हैं। हुआ क्या कि एएम लिमिटेड ने क्या किया, कॉमर्स एजुकेटर्स को पे कंट्रोल एक्वायर कर लिया। कॉमर्स एजुकेटर्स पे ऐसा ना, स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना। तो एएम लिमिटेड ने कॉमर्स एजुकेटर्स लिमिटेड पर क्या किया, कंट्रोल एक्वायर किया। ओके, एक्वायर कंट्रोल ओवर कॉमर्स एजुकेटर्स लिमिटेड। कैसे, कितना परसेंट स्टेक? 80% स्टेक। ओके, 80% स्टेक हमने क्या किया है, एक्वायर किया है। ठीक है, अब हुआ क्या, कॉमर्स एजुकेटर लिमिटेड क्या कर रहा था, अपने एम्प्लॉय से बहुत प्यार करता था, एम्प्लॉय से नहीं एम्प्लॉयज से बहुत प्यार करता था। तो कॉमर्स एजुकेटर लिमिटेड क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज से बहुत प्यार करता है। तो अब बहुत प्यार करता है तो उनके लिए हर टाइम उनके बारे में सोचता रहता है कि उनके लिए कैसे करूं, ये एम्प्लॉयज मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना अच्छा काम करते हैं, मैं भी इनके लिए कुछ करूं। तो ये क्या लेकर आया था, शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान, एसबीपी प्लान लेकर आया था। ओके, कब लाया था, ऑन 1 अप्रैल 2023 को लेकर आया था। टेन्योर कितना था इसका टोटल, सर इसका टेन्योर था, कहा था एम्प्लॉइज तुम मेरे यहां पर 5 साल बने रहना, 5 इयर्स, 5 इयर्स रहना। वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड लिख दूंगा यहाँ पे, तुम तो जानते हो ना वेस्टिंग पीरियड, बिल्कुल। तो वेस्टिंग पीरियड कितना था, 5 साल था। तुम रहना मेरे पास, तुम रहना मेरे साथ सदा सदा के लिए, वेस्टिंग पीरियड 5 साल, 5 साल के लिए रहना। ओके, तो अकाउंटिंग किया होगा इसने प्रॉपर एसबीपी प्लान का, बिल्कुल सर अकाउंटिंग किया होगा एसबीपी प्लान का, ठीक है ना। इक्विटी शेयर्स देंगे, इक्विटी सेटल्ड एसबीपी प्लान, इक्विटी सेटल्ड एसबीपी प्लान। ओके, इक्विटी सेटल्ड एसबीपी प्लान। ठीक है जी, अब हुआ क्या, एएम लिमिटेड ने कॉमर्स एजुकेटर लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, कंट्रोल ओवर कॉमर्स एजुकेटर्स ऑन 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 को कंट्रोल एक्वायर कर लिया है। ठीक है सर, तो भाई ये जो एसबीपी प्लान है वो तो बीच में रह गया ना, बिल्कुल ये एसबीपी प्लान बीच में रहेगा। कॉमर्स एजुकेटर ने कहा एएम लिमिटेड मेरा यार ये प्लान बीच में रहा हुआ है, मेरा ये प्लान बीच में रहा हुआ है, एम्प्लॉय से मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं उन्हें कैंसिल नहीं करूंगा, मैं इस प्लान को कैंसिल तो नहीं करूंगा। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, एएम लिमिटेड कह सकता है
एएम लिमिटेड कह सकता है ठीक है, तो उसमें क्या दिक्कत है, मैं कौन सी तेरी कंपनी लेके भाग रहा हूं, ठीक है ना, मैं कौन सी कंपनी लेके भाग रहा हूं तेरी, इन फ्यूचर क्या करना, इन फ्यूचर कॉमर्स एजुकेटर्स, कॉमर्स एजुकेटर्स will issue equity shares, will issue equity shares to employees under SBP plan। अब एक बात बताओ, इससे इतना पूछने की क्या जरूरत है एएम से, ये कॉमर्स एजुकेटर इश्यू करेगा, ये एएम क्यों बता रहा है, ये पंचायती, ये है ना, ये बीच में है ना, ये क्यों कर रहा है, इतना इतना क्यों कर रहा है ये, क्योंकि अब कंट्रोल किसका है, एएम का है, तो हर चीज पूछकर करनी पड़ेगी। तो एएम ने कहा कि इन फ्यूचर कॉमर्स एजुकेटर्स ही क्या करेगा, कॉमर्स एजुकेटर्स लिमिटेड ही क्या करेगा, अपने एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी के शेयर इश्यू कर देगा। ओके, ये कहलाता है नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड, नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड। इसके अंदर एएम ने क्या कहा, एएम ने कहा कॉमर्स एजुकेटर की आपको शेयर मिलेंगे, एम्प्लॉइज, कॉमर्स एजुकेटर्स के एम्प्लॉइज को कॉमर्स एजुकेटर्स के ही शेयर मिलेंगे, ये तो है नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड। लेकिन मान लो अगर ये बोले इन फ्यूचर, इन फ्यूचर एएम लिमिटेड विल इश्यू इक्विटी शेयर्स, कॉमर्स को पूरा मन से अपना मान लिया, कॉमर्स एजुकेटर्स को पूरा मन से अपना मान लिया, उसकी हर एक चीज इसकी अपनी मान ली है, तो तेरे एम्प्लॉय मेरे एम्प्लॉय है, तो इन फ्यूचर कॉमर्स नहीं, इन फ्यूचर कॉमर्स नहीं, एएम लिमिटेड विल इश्यू इक्विटी शेयर टू एम्प्लॉय अंडर एसबीपी प्लान। किसके एम्प्लॉयज को, कॉमर्स एजुकेटर्स के एम्प्लॉय को। इसे कहा जाएगा रिप्लेसमेंट अवार्ड। क्या कहा जाएगा, रिप्लेसमेंट अवार्ड कहा जाएगा। ओके सर, अब इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे ये हमें जानना है। क्या ये पीसी का पार्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर एएम लिमिटेड अपने कंपनी के शेयर दे रहा है तो ये पीसी का पार्ट बनेगा, लेकिन कितना बनेगा, टेन्योर टोटल 5 साल का था, 5 साल का था। ओके, अब तक कितने साल बीत गए सर, 23 में चालू हुआ था, 25 तक 2 साल बीत गए, 2 साल बीत गए हैं। तो 2 साल उन एम्प्लॉइज ने कहां काम किया, कॉमर्स एजुकेटर में काम किया। कहां काम किया, कॉमर्स एजुकेटर में काम किया। अब वो एएम लिमिटेड का कंट्रोल है, तो वो एएम लिमिटेड के एम्प्लॉय बन गए हैं, तो अब वो आगे 3 साल जब काम करेंगे तो वो तो एएम लिमिटेड के अंडर में ही काम हुआ ना, बिल्कुल। तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, एएम लिमिटेड उसके लिए कुछ नहीं बोएगा, वो तो भाई मेरे एम्प्लॉय हैं, मेरे लिए काम किया, तो फिर किसी और को पे करने का बात ही क्या है, वो मेरे एम्प्लॉय है, मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो मैं उनको पे करूंगा ही करूंगा। लेकिन एएम लिमिटेड अगर पे कर रहा है प्लान के लिए 5 साल के लिए, सर्विस प्लान कितना था, वेस्टिंग पीरियड 5 साल था, जिसमें से 2 साल तो कॉमर्स एजुकेटर के लिए एम्प्लॉय ने काम किया था। उस टाइम तो एएम लिमिटेड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, मतलब कॉमर्स एजुकेटर को एक्वायर ही नहीं किया था। तो क्या होगा, प्री कॉम्बिनेशन पीरियड, प्री कॉम्बिनेशन पीरियड के लिए, प्री कॉम्बिनेशन जो पीरियड है उसके लिए जो भी पेमेंट किया जा रहा है 2 साल, उसके लिए जो भी पेमेंट किया जाएगा, एसबीपी अमाउंट will part of PC, will form part of PC, will form part of PC। केवल 2 साल का ना, केवल 2 साल का। For pre-combination period 2 years, SBP amount will form part of PC। ओके, अमाउंट कैसा आएगा अभी देखते हैं। तो इस दिन मुझे क्या देखना पड़ेगा, फेयर वैल्यू देखना पड़ेगा, ओरिजिनल का कितना है, ठीक है ना, रिप्लेस्ड का कितना है, उसके बेसिस पे मैं अमाउंट पता करूंगा। तो पीसी का पार्ट बनेगा, सिंपल इन शॉर्ट। कब, प्री कॉम्बिनेशन का पीरियड का एसबीपी अवार्ड, प्री कॉम्बिनेशन पीरियड का एसबीपी अवार्ड। देखो रिप्लेसमेंट अवार्ड की बात कर रहे हैं पहले,
एन एक्वायरर में रिप्लेस इट्स एसबीपी अवार्ड फॉर अवार्ड हेल्ड बाय द एम्प्लॉइज ऑफ द एक्वायरी। तो कॉमर्स एजुकेटर लिमिटेड के एम्प्लॉइज से एम लिमिटेड ने क्या कहा, मैं रिप्लेस करता हूं, मैं मेरी कंपनी के शेयर दूंगा। अवार्ड रिलेटेड टू प्री कॉम्बिनेशन पीरियड विल फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी। ओके, तो प्री कॉम्बिनेशन पीरियड के रिगार्डिंग जो अवार्ड का अमाउंट होगा वो पीसी का पार्ट बनेगा। कैसे कैलकुलेट होगा, वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड इन द पीसी इंक्लूडेड, वैल्यू टू बी इंक्लूडेड इन द पीसी। पीसी के अंदर कितना अमाउंट शामिल किया जाएगा, तो सर पीसी के अंदर अमाउंट शामिल किया जाएगा, फॉर्मूला याद करना है, फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड into expired period divided by original vesting period or revised vesting period whichever is higher। एक बार के लिए इस revised vesting period को हम ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या बना सर, फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड इनटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड। मतलब सर पीसी में क्या शामिल किया जाएगा, पीसी इंक्लूड्स क्या शामिल होगा सर, पीसी में शामिल होगा फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड। फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड इस दिन, आज के दिन की बात होगी, ऐसा नहीं 2 साल पहले उसकी फेयर वैल्यू क्या थी, नहीं, आज फेयर वैल्यू कितनी है ओरिजिनल अवार्ड की। मान लो आज फेयर वैल्यू ओरिजिनल अवार्ड की 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ओरिजिनल अवार्ड जो 5 साल के लिए दिया गया था, आज उसकी फेयर वैल्यू कितनी है सर, आज उसकी फेयर वैल्यू है 5 लाख रुपए। ओके, इनटू एक्सपायर्ड पीरियड कितना सर, एक्सपायर्ड पीरियड 2 साल बीत गए हैं और टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना था सर, 5 साल। मतलब 2 लाख का काम तो एम्प्लॉय उधर कॉमर्स एजुकेटर के लिए ही कर चुके हैं, उस टाइम एम लिमिटेड का कंट्रोल नहीं था। अब एम लिमिटेड तो उन 2 साल के लिए भी पेमेंट करेगा एम्प्लॉइज को, बिल्कुल करेगा, पूरे 5 लाख रुपए के हिसाब से पेमेंट करेगा। तो 2 लाख रुपए ये जो पेमेंट किया जा रहा है ना, उन 2 साल के लिए जो कॉम्बिनेशन से पहले के साल है, प्री कॉम्बिनेशन पीरियड है, वो 2 लाख रुपए क्या होंगे, पीसी का पार्ट बनेंगे। और सर 3 लाख, 3 लाख क्या होगा, 3 लाख क्या होगा, आपका सर्विस कॉस्ट माना जाएगा, एम्प्लॉय कम एक्सपेंसेस माना जाएगा, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस टू बी बुक्ड, टू बी बुक्ड कितना, 3 लाख रुपए। 3 लाख कैसे है सर, 5 में से 2 हटा दो 3 लाख आ जाएगा, 5 लाख में से 2 लाख हटा दो 3 लाख आ जाएगा। लेकिन 5 लाख में से 2 लाख पहले से रिलेट कर रहे हैं, बचा कितना, 3 लाख। ओके, कभी कभी क्वेश्चन वाला देता है कि भाई फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड अलग है और फेयर वैल्यू ऑफ रिप्लेस्ड अवार्ड अलग है। तुम्हारी कंपनी थी, मेरी कंपनी है। तुम्हारी कंपनी के शेयर का प्राइस कुछ और था, मेरी कंपनी के शेयर का प्राइस का फेयर वैल्यू कुछ और है, नंबर ऑफ शेयर तो सेम जा रहा है ना, लेकिन तुम्हारी कंपनी का फेयर वैल्यू शेयर का अलग है, मेरा अलग है, तो फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड से कैसे, ये तो अलग हो गया सर। हाँ हो सकता है। मान लो मेरी कंपनी के शेयर दिए जाएंगे ना, तो एम लिमिटेड फेयर वैल्यू अब कितना है, मान लेते हैं अपन फेयर वैल्यू अब है 6 लाख। फेयर वैल्यू ऑफ जो रिप्लेसमेंट अवार्ड है उसका फेयर वैल्यू 6 लाख है। 6 लाख में से 2 लाख तो पीसी का पार्ट होगा, लेकिन बाकी के 4 लाख क्या होंगे, बाकी के 4 लाख एम्प्लॉय एक्सपेंस माना जाएगा। सर आपने वहां तो कट नहीं लगाया, नहीं लगाया, यहां तो कट नहीं लगाया, यहां तो 5 का 6 नहीं किया, क्यों नहीं किया, दिस वन इज ओरिजिनल, पीसी के अंदर ओरिजिनल अवार्ड की वैल्यू के अकॉर्डिंग शामिल होगा और एम्प्लॉय कॉस्ट में रिप्लेस वाला पार्ट माना जाएगा, रिप्लेस वाला पार्ट माना जाएगा, रिप्लेस्ड अवार्ड। ओके सर, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, 1-2 बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगा, ऐसा दिक्कत नहीं है, 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। एग्जाम्पल एम और कॉमर्स से याद रखना। तो सर वैल्यू टू बी इंक्लूडेड इन पीसी कितना हुआ, फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड इनटू एक्सपायर्ड पीरियड, 2 साल बीत चुके हैं, डिवाइड बाय ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड कितना, 5 साल का। ओके, और पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड से रिलेटेड सर वो पीसी का पार्ट नहीं होगा, इट विल बी अलोकेटेड एज अ सर्विस कॉस्ट ओवर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट। उसका वैल्यू कैसे आएगा, फेयर वैल्यू ऑफ रिप्लेस्ड अवार्ड, फेयर वैल्यू ऑफ रिप्लेस, क्योंकि एम लिमिटेड अपनी कंपनी के शेयर दे रहा है, तो फेयर वैल्यू ऑफ रिप्लेस्ड अवार्ड माइनस
प्री कॉम्बिनेशन पीरियड में कितना वैल्यू अलोकेट हो चुका है। 2 लाख अलोकेट हो गया था ना, दैट इज वैल्यू। ओके सर, तो ये एम्प्लॉय कॉस्ट होगा, ओवर द पीरियड आप बुक कर लेना। ओवर द पीरियड मतलब अभी 3 साल में एक्वायर करने के 3 साल में आप बुक कर लेना। सर आपने वो कट किया था, वो क्या है? मैंने कहा कट किया था वो याद करना है। डिवाइड में हमने तो क्या किया, ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड किया। कभी कभी क्या होता है, जब एम कहता है कि मैं अपनी कंपनी के शेयर दूंगा, तो उस केस में या कॉम्बिनेशन के केस में, अपनी कंपनी के दो या ना दो, कॉम्बिनेशन के केस में क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वेस्टिंग पीरियड भी रिवाइज किया जा रहा हो, वेस्टिंग पीरियड इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जा सकता है। तो आपको क्या देखना है, रिवाइज वेस्टिंग पीरियड कितना है। मान लो रिवाइज वेस्टिंग पीरियड 6 साल कर दें, पहले 5 था ओरिजिनल, अभी 6 कर दें, तो अपने को डिवाइड में क्या करना है, उस 6 से डिवाइड करना होगा, विच एवर इज हायर से, विच एवर इज हायर से डिवाइड करना होगा। ओके सर, अगर वेस्टिंग पीरियड कम करके 5 की जगह कम करके 4 ही कर दे तो फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो विच एवर इज हायर से डिवाइड होगा। ओके सर, तो सर ये आपने जगह क्यों छोड़ रखा है? ये एंट्री पास करने के लिए छोड़ रखा है। एंट्री पास करते टाइम पीसी का पार्ट मानोगे तो पीसी के लिए आप एंट्री तो सर क्रेडिट में किए जा रहे हो, तो एंट्री करोगे क्या? एंट्री हम करेंगे क्या, एसेट अकाउंट डेबिट, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ सर, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट्स को हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज भी आप एक एज्यूम कर रहे हैं, बिल्कुल लाइबिलिटीज को भी अपने यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। टू लाइबिलिटीज कितने पर, फेयर वैल्यू पर। ओके, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर एट फेयर वैल्यू। टू, कैश वैश दोगे तो लिख देना कैश वैश, कुछ और दे रहे हो तो वो भी लिख देना, ठीक है। टू एसेट, टू शेयर्स, डिबेंचर्स, टू provision for deferred consideration, to provision for contingent consideration, that's it। और क्या करना, टू एसबीपी प्लान के लिए क्या लिखना, टू एसबीपी रिजर्व, इक्विटी सेटल है ना, क्या लिखोगे, एसबीपी रिजर्व। ओके सर, आपको और भी जगह हो तो और भी 2-4 नाम और लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टू एसबीपी रिजर्व, ये पीसी का पार्ट बनेगा और क्या नाम से क्रेडिट होगा, एसबीपी रिजर्व से क्रेडिट होगा। फिर सर, फिर ये तो हुआ 2 साल के लिए, फिर हर साल क्या करोगे सर? हर साल हम एंट्री पास करेंगे ना, एम्प्लॉय कॉस्ट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सर मानेंगे, तो एम्प्लॉय कॉस्ट मानोगे तो आप हर साल और एंट्री मार देना, क्या, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब तो वो एम्प्लॉय तुम्हारे एम्प्लॉय है ना, तो उनको अगर तुम कोई शेयर वगैरह दे रहे हो तो तुम अपने एम्प्लॉयज को शेयर वगैरह दे रहे हो, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट होगा टू एसबीपी रिजर्व, टू एसबीपी रिजर्व। ओके सर, ऐसे एसबीपी रिजर्व क्रेडिट होता जाएगा और लास्ट में जब शेयर इशू करना होगा तो एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दैट्स इट। ओके सर, डन, बिल्कुल। सर अब बात आती है किसकी, नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड, नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड की। नॉन रिप्लेसमेंट मतलब ये वाला, एएम लिमिटेड क्या कह रहे हैं कि इन फ्यूचर कॉमर्स एजुकेटर लिमिटेड विल इश्यू इक्विटी शेयर टू द, सब एक कलर हो गया ना, सब एक जैसा हो गया, कोई ना, हम फिर से कलर चेंज कर देंगे। ओके, एएम को कर देते हैं कि क्या से था, हाँ, और ऐसे ही कॉमर्स एजुकेटर्स को, इसको भी इससे, और ये वाला सर, ये वाला कलर था सर, ये वाला। ओके, डन। तो एएम लिमिटेड ने एक्वायर किया कंट्रोल कॉमर्स एजुकेटर्स पे, ठीक है, लेकिन हुआ क्या सर, इस बार क्या हुआ, इस बार कॉमर्स एजुकेटर क्या कर रहे हैं, इस बार एएम ने कहा कि भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं रिप्लेस नहीं करूंगा, तुम्हारी कंपनी की शेयर देंगे, चलने दो, जो प्लान चल रहा है चलने दो, मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा। नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में एक्वायरर, वापस पढ़ता हूं, एक्वायरर कंपनी डज नॉट रिप्लेस द एसबीपी अवार्ड ऑफ द एक्वायरी, इट मींस द एक्वायरी कंपनी विल इश्यू its own equity share on the maturity of ESOP। अवार्ड रिलेटेड टू प्री कॉम्बिनेशन पीरियड, अमाउंट निकालने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है, जो यहां पर रिप्लेसमेंट अवार्ड का था सेम यहां पे है, फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड,
into expired period divided by original vesting period और revised vesting period whichever is higher। ओके सर, तो एंट्री क्या होगा सर इसके अंदर? बस यहाँ पे फर्क है। फर्क क्या हुआ सर? फिर एंट्री में फर्क है। जर्नल क्या जाएगा? जर्नल क्या जाएगा सर? जर्नल में जाएगा एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट अकाउंट डेबिट किस पे? फेयर वैल्यू पे। एसेट अकाउंट डेबिट किस पे? फेयर वैल्यू पे। टू लायबिलिटी अकाउंट किस पे? फेयर वैल्यू पे। तो लायबिलिटी अकाउंट किस पे? फेयर वैल्यू पे। और सर और कैश देंगे, मान लो, और जो भी दिया जा रहा है हमको, तो किससे मतलब है? एसबीपी अवार्ड से मतलब है। तो एसबीपी अवार्ड के लिए क्या करोगे? तो एसबीपी रिजर्व करोगे क्या? क्या एएम लिमिटेड अपनी बुक में एसबीपी रिजर्व करे? बताओ, क्या एएम लिमिटेड एसबीपी रिजर्व करे या कोई खतरनाक नाम? सर एक बात बताओ, क्या कॉमर्स एजुकेटर क्या करेगा? शेयर इश्यू करेगा? बिल्कुल शेयर इश्यू करेगा। शेयर इश्यू किसको करेगा? सर शेयर इश्यू करेगा किसको? एम्प्लॉइज को करेगा। एम्प्लॉइज को शेयर इश्यू करेगा तो सर वो भी शेयर होल्डर बन जाएंगे? बिल्कुल सर, वो भी शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो एक बात बताओ, अभी मैंने 80% स्टेक ले रखा है, लाख शेयर थे, 80,000 शेयर मान लो मैंने खरीदे। अब वो शेयर और इश्यू होंगे, मान लो 20,000 शेयर और इश्यू कर दिए इसने तो एम्प्लॉय को, तो टोटल 1,20,000 शेयर हो जाएंगे। 1,20,000 में 80,000 मेरा रहेगा, तो परसेंटेज स्टेक कम होगा कि नहीं होगा? मेरा परसेंटेज स्टेक कम होने का मतलब है कि एनसीआई का परसेंटेज स्टेक बढ़ जाना। सर क्या बोले, वापस बोलना। मैंने कहा भाई देखो, अब भी है ना कॉमर्स एजुकेटर के ना टोटल 1,00,000 शेयर्स है। इस 1,00,000 शेयर्स में मैंने क्या कर रखा है? मैंने ले रखे हैं 80,000 शेयर्स, और 20,000 शेयर्स किसके पास है? नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स के पास है। ये एएम के पास हो गया, और ये नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स के पास हो गया। नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स के पास हो गया। ओके, शेयर होल्डर्स के पास हो गया, ठीक है। अब ये एम्प्लॉइज को, कॉमर्स एजुकेटर अगर अपनी कंपनी के शेयर इश्यू करता है एम्प्लॉइज को, मान लो 20,000 शेयर्स किसको दे दिए? एम्प्लॉइज को, और इश्यू कर दिए, तो अभी कॉमर्स एजुकेटर्स का नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड कितना हो जाएगा? 1,20,000। और वो एम्प्लॉइज, मैं थोड़ी ना, मैं कौन सा एम्प्लॉय हूं? नहीं, तो ये 20,000 इधर ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। तो अभी एनसीआई कितना हो जाएगा? नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर हो जाएंगे सर 40,000 शेयर्स। तो परसेंटेज स्टेक कितना रह जाएगा सर? परसेंटेज स्टेक तो फिर 80 डिवाइडेड बाय 120 रह गया ना। 2/3 हुआ कि नहीं हुआ? 2/3। ओहो, हालांकि अभी भी मेरा कंट्रोल है, अभी भी मेरा कंट्रोल है, लेकिन 2/3 रह गया, 2/3 रह गया। ओके, मतलब परसेंटेज ऑफ स्टेक होल्डिंग क्या रह जाएगा? मतलब 66.6666% हो जाएगा। ओके सर, समझ में आया? तो इससे क्या बढ़ा सर? इससे एनसीआई बढ़ा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बढ़ा। तो आप अपनी एंट्री में क्या करोगे? टू एनसीआई करोगे। क्या करोगे? टू एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ओके, डन है? बिल्कुल सर, डन है। चलिए, ओके, तो यही फर्क था। वहां पे तो तुम एसबीपी रिजर्व कर रहे हो, यहाँ पे तुम टू एनसीआई, बस इतना सा। हाँ, रिप्लेसमेंट और नॉन रिप्लेसमेंट में केवल इतना सा फर्क है। और यहां पर क्या होगा सर? यहां पर फेयर वैल्यू कैलकुलेशन सेम वैसा ही रहेगा। जो भी रिप्लेस्ड अवार्ड का वैल्यू रहेगा, आज दिन का फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल, एक्चुअली रिप्लेस है ही नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ यहाँ पर ओरिजिनल ही रहेगा। फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड, क्योंकि रिप्लेस्ड का अलग से दिया हुआ ही नहीं रहेगा ना। फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड माइनस वैल्यू एलोकेटेड टू द प्री कॉम्बिनेशन पीरियड। और इसके लिए क्या एंट्री मारोगे? पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड से रिलेटेड जो भी एसबीपी प्लान का अमाउंट होगा वो पीसी का पार्ट नहीं बनेगा। नहीं सर, वो पीसी का पार्ट नहीं बनेगा। सर उससे पहले वाला, सर ये भी पीसी का पार्ट नहीं बनेगा। ये किसका पार्ट बनेगा? एनसीआई का पार्ट बनेगा। ओके, विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी। ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस माना जाएगा टू एनसीआई। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू एनसीआई, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। और जब भी कॉमर्स एजुकेटर शेयर इश्यू करेगा तो भाई हम हमारी बुक में एनसीआई को इंक्रीज कर देंगे। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बढ़ गया है, सिंपल। तो रटना नहीं है, समझ लेना, इसको समझ लेना। क्लियर है वाली चीज? ओके, तो सर इन शॉर्ट
पीसी की एंट्री क्या हो जाएगी, पीसी का एंट्री क्या हो जाएगा आज जो हमने पढ़ा है। पहले दो स्टेप में कुछ नहीं था सर, पहले दो स्टेप में कुछ नहीं था, फर्जी था, ठीक है ना। एक्वायरर का पता लगाना है और एक्विजिशन डेट है। तीसरा में हमको पीसी है, तो पीसी के लिए पीसी जितना दोगे, अगर कैश दे रहे हो तो अपनी बुक्स में एक्वायरर क्या करेगा, टू कैश करेगा, टू बैंक करेगा। अगर कोई एसेट दे रहा है तो टू एसेट करेगा। अगर कोई शेयर्स डिवेंचर्स दे रहा है तो टू शेयर्स और डिवेंचर्स करेगा। अगर कोई डेफर्ड कंसिडरेशन दिया जाएगा इन फ्यूचर, फिक्स कर दिया कितने रुपए देंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में उसे रिकॉर्ड किया जाएगा टू प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन। अगर कोई ऐसा कंसिडरेशन दिया जा रहा है जो किसी इवेंट पर बेस्ड, अकरेंस ऑफ सर्टेन इवेंट्स पर, तो भैया वो कंटिंजेंट कंसिडरेशन होता है, उसे भी हम रिकॉर्ड करेंगे एट फेयर वैल्यू पे। फिर उसमें भी हमने देखा था अगर कोई चेंज आता है, अगर आप कैश देने की बात करते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर देने की बात करते हैं, तो चेंज को रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर फिक्स नंबर ऑफ शेयर दे रहे हैं तो चेंज का इंपैक्ट नहीं दिया जाएगा। और आप क्या कर रहे हैं, एसबीपी रिजर्व टू एसबीपी रिजर्व। एसबीपी रिजर्व कब करेंगे, कब ये पीसी का पार्ट होगा सर, ये पीसी का पार्ट तब बनेगा जब ये कौन सा होगा सर, ये रिप्लेसमेंट अवार्ड होगा, रिप्लेसमेंट अवार्ड, रिप्लेसमेंट अवार्ड। और वो भी कौन सा पीसी का पार्ट बनेगा, प्री कॉम्बिनेशन पीरियड या पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड, प्री कॉम्बिनेशन पीरियड का, प्री कॉम्बिनेशन पीरियड का, ओके, प्री कॉम्बिनेशन पीरियड का, ठीक है सर, डन है। ओके तो ये हमने आज पीसी में कवर किया है, डन, बिल्कुल सर। तो जब हम बिजनेस कॉम्बिनेशन की एंट्री करेंगे तो पीसी को देने का एंट्री ये मानेंगे, क्रेडिट करेंगे, एसेट लायबिलिटी अपना अपना होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, एसेट अकाउंट डेबिट बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, टू लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे, और पीसी के लिए ये सब चीजें रिकॉर्ड करोगे। क्लियर है वाली चीज, बिल्कुल सर क्लियर है, डन, हाँ सर डन है। एक बार वो पीसी लिखा हुआ दिखा दीजिए, प्री कॉम्बिनेशन पीरियड एसबीपी अवार्ड्स, रिप्लेसमेंट अवार्ड, कौन सा, रिप्लेसमेंट अवार्ड, ओके सर, डन, बिल्कुल डन है। चलिए तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर रोक देते हैं, आज के लिए इतना ही ना, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर।